जिसमें एन का वैल्यू कैलकुलेट करना था। किए आप लोग? कुछ आंसर आया? एन का वैल्यू कैलकुलेट हुआ? एनीवन? हमने कुछ हिंट्स भी दिया था इसमें। सर कौन सा चैप्टर हो रहा है? साक्षी, अभी तक ये क्वेश्चन बचा हुआ है। कई बार मैं एक्सप्लेन किया हूँ ये कि ये मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली सम बेसिक सर कॉन्सेप्ट एक्चुअली चैप्टर आई एम चल रहा है। हाँ सर हाँ। मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ, मैंने आज न्यू ही न्यू ज्वाइन किया। स्टूडेंट है, कोई नहीं, पता चला हमको। तो ये मूल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है फिलहाल। टॉपिक से कंफ्यूज मत होइए आप, लेकिन रेफरेंस बुक पलटेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करके जो चैप्टर है, ठीक है, वहां पे आपको टाइट्रेशन का पार्ट मिलेगा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वहां पे टाइट्रेशन का पार्ट मिलेगा। ठीक है। एनसीईआरटी में सेपरेट करके ऐसा कोई टॉपिक नहीं है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करके, लेकिन रेफरेंस बुक कोई भी पलटेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा ये टॉपिक। ठीक। सो रेडॉक्स टाइट्रेशन हम लोग देखे थे, जिसमें ये क्वेश्चन करके मैं लास्ट किया था कि 2.68 ग्राम 2.68 इंटू 10⁻³ मोल सॉल्यूशन है containing an ion An plus requires this much mole of KMnO4 for oxidation of An plus to AO3 minus in acidic medium. Calculate the value of N. N क्या होना चाहिए? अब ये बात हुई सर कि ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कितना से हो रहा है? KMnO4H+ के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर। ये मैं आपको हिंट्स में दिया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ऑक्सीडेशन कितना से हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कितना से, अगर हम एन फैक्टर ले AN के लिए, तो ये जो ऑक्सीडाइज हो रहा है सर, दिस इज ऑक्सीडाइज बाय 5 माइनस एन। हम ऐसा क्यों लिखे हैं? n-5 क्यों नहीं? n-5 इसलिए नहीं क्योंकि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। तो इसका मतलब है कि ये जो n का वैल्यू है ना, ये 5 से कम ही होगा। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, जो ऑक्सीडाइज होकर के 5th स्टेट में +5 के स्टेट में ये गया होगा। AO3 माइनस बन रहा है, तो ए का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। यहाँ पे AN प्लस ये +5 में जा रहा है, तो 5 माइनस एन ले लिया। ठीक है। 5 माइनस एन से ऑक्सीडाइज हो रहा है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का जो एन होता है वो 5 होता है। +7 से +5 में जाता है KMnO4। ठीक है। तो अगर देखिए सर हमें क्या गिवन क्या है यहाँ पे, तो दिस मच मोल ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन आयन An प्लस रिक्वायर्स दिस मच मोल ऑफ KMnO4। ठीक है ये चीज। तो मतलब ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर हम यूज कर सकते हैं क्या? तो मोल ऑफ सॉल्यूट मींस 2 इंटू सॉरी 2 पॉइंट है 2.68 इंटू 10⁻⁻² मोल इंटू एन फैक्टर क्या लिया जाए? एन फैक्टर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि 5 माइनस एन है, इंटू 5 माइनस एन। दिस इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। यही तो ऑक्सीडाइज करवा रहा है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कैसे लिखे सर? तो रिक्वायर्ड दिस मच मोल ऑफ KMnO4। तो मोल गिवन है KMnO4 का, कितना गिवन है? 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू एन फैक्टर कितना ले? तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 होता है। अब ये कैसे होता है, ये शायद हम बहुत डिटेल में बताए हैं कि एन फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और KMnO4 का तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तीनों ही मीडियम में याद रहना चाहिए। 5 होता है, 3 होता है, 1 होता है। कब कौन सा एन फैक्टर हमें लेना है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। सही है ना? तो ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि मोस्ट यूजेबल है ये, बहुत ज्यादा यूज होता है ये। ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, एन का वैल्यू आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, एन का वैल्यू कितना आता है देख लीजिए यहाँ से। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और एन का वैल्यू निकालिए। आई होप एन इक्वल टू 2 हो जाए, 2 आ जाएगा। आपको एन का वैल्यू 2 आना चाहिए, आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आप कैलकुलेशन की बात नहीं है, कैलकुलेशन क्या करेंगे हम, ठीक है, देख सकते हैं आप। पहले हम लोग सबसे पहले जो पढ़े थे वो पढ़े थे एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसमें हम क्या थे, एट द एंड पॉइंट इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस किए थे, है ना। और एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एक एक्सिलरी सब्सटेंस यूज करते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? इंडिकेटर बोलते थे। ठीक है। उसके बाद रेडॉक्स टाइट्रेशन आया। रेडॉक्स टाइट्रेशन जब हो रहा होगा सर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कंप्लीटली एक दूसरे को कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे होंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हमें करना था, और उस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देखे थे। ये शायद मुझे लगता है थर्ड क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था उसके बिहाफ पे, ये तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, हम तीसरा टाइप का टेट्रेशन पे जा रहे हैं, दैट इज बैक टेट्रेशन। बैक टेट्रेशन, अब इस बैक टेट्रेशन का एक पर्पस होता है, इस बैक टेट्रेशन का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, और इसका पर्पस है फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द सैंपल, फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल। सैंपल के परसेंटेज प्यूरिटी कैलकुलेट करने के लिए ये बैक टेट्रेशन किया जाता है। सर कैसा होता है इस पे क्वेश्चंस, कैसे सैंपल होते हैं, कैसे प्यूरिटी एनालिसिस होता है इसमें? तो होता क्या है कि मान लीजिए लेट्स एज्यूम कि Z जो है ना अपना, ये एक इम्प्योर सैंपल है, एक सैंपल है अपने पास जो कि इम्प्योर है, इम्प्योर सैंपल है, लार्ज एक्सेस में है। तो जब ये इम्प्योर है तो इसका मतलब हमें क्या पता हो सकता है, हमें तो Z के बारे में टोटल अमाउंट पता है, या इतना ग्राम जेड है, इतना वॉल्यूम जेड है, चीज है, उस हिसाब से उसका एक डेटा हमें पता होगा। लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि उसमें प्योर सब्सटेंस कितने हैं और इम्प्योरिटीज कितना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए बैक टाइट्रेशन का यूज किया जाता है। कैसे करते हैं यूज? तो इस इम्प्योर सैंपल को एक एक्सेस ऑफ एक्स से यूज किया जाता है, एक्सेस ऑफ एक्स से इसको टाइट्रेट करवाया जाता है। लाइक क्या होगा ये एक्सेस? मान लीजिए ये एक्सेस इम्प्योर सैंपल एसिड है, तो आप एक्सेस ऑफ बेस से इसको टाइट्रेट करवाइए। मान लीजिए ये इम्प्योर सैंपल जेड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप एक्सेस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट से इसको टाइट्रेट करवाइए। समझ पा रहे हैं बात? ये जो एक्स लेना है वो एक्सेस में लेना है। ये एक्सेस कुछ डिफाइन है सर, या ये एक्सेस जो है मतलब इन्फिनिटी होता है? अरे भाई साहब, ये एक्सेस कहने का मतलब है, आप इतना सा बात समझो। मान लो आपको दिया गया 2 मोल, 2 मोल इम्प्योर HCl, या 2 मोल क्यों, हम HCl का मोलर मास बताओ। HCl का मोलर मास हो गया 1 + 35 36.5, तो 36.5 होता है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई करने पे 36 ना, कितना हो जाएगा? 72, 72 होगा, हाँ 72 होगा, 72 हुआ। तो हम इसको 75 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन दे देगा कि 75 ग्राम HCl का सैंपल है। समझ गए बात? अब हमें इसमें इम्प्योरिटीज पता करना है। तो ऐसे तो हमें पता है ना कि देख रहे हो, हम सोच रहे हैं कि हम अपने हिसाब से सोच के ऐसे लिए हैं कि अपना जो है 2 मोल HCl का होगा प्योर, और जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है वो इम्प्योरिटीज है, वो तो हमें पता है। अभी फिलहाल हम अपना क्वेश्चन बना रहे हैं। तो मान लीजिए ऐसे सैंपल दे दिया 75 ग्राम HCl का। अब इसको टाइट्रेट करने के लिए हमें लेना पड़ेगा बेस, और ये बेस हम एक्सेस में लेंगे। तो अब ये जो बेस हम एक्सेस में लेंगे, तो एक्सेस में कितना लेंगे, कितना ग्राम लेंगे? 500 ग्राम ले लेंगे, 2 केजी ले लेंगे, 5 केजी, 10 केजी, कितना ले लेंगे? तो हम एक काम तो कर सकते हैं ना कि सर इसको अगर हम इतना कर सकते हैं कि 75 ग्राम HCl का सैंपल बोला गया है जो इम्प्योर है। मान लीजिए 75 ग्राम अगर प्योर HCl होता, तो हाउ मच बेस इट रिक्वायर्ड, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टोइचियोमेट्री से। जो भी बेस आता है उस पे डिपेंड करेगा कि NaOH यूज कर रहा है या CaOH का होल टू एस यूज कर रहा है, कौन सा बेस यूज कर रहा है, उसके बिहाफ पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं। तो आप प्योर सैंपल में जितना लगेगा, अगर उतना अमाउंट में बेस ले लिए तो वो एक्सेस ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो पूरा ये पूरा प्योर तो है नहीं, तो उतना बेस वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा, तो वो एक्सेस हो गया। तो एक एक्सेस का ही एक मतलब ये होता है, लिमिटेशन होता है कि आप एक्सेस कैसे लें, कैसे मतलब ये डिफाइन करें कि सर कितना एक्सेस लिया जाए, कुछ भी एक्सेस ले लिया जाए क्या? तो एक्सेस हम लोग ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि सर जेड सैंपल है, इम्प्योर सैंपल है, अगर ये जितना इम्प्योर सैंपल दिया गया है पूरा का पूरा 100% प्योर हो, तो हाउ मच बेस इज रिक्वायर्ड, हाउ मच रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड, उतना हम रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे। अगर ये 100% प्योर है तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और अगर कुछ इंप्योरिटीज है तो उतना एक्सेस में ये बच जाएगा, ये जो एक्स लिया गया है वो एक्सेस में वो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा। तो मान लीजिए ये न्यूट्रलाइज होकर के प्रोडक्ट बन देता है, इस प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब है ही नहीं, तो हम लिख देते हैं कोई एक प्रोडक्ट आएगा न्यूट्रलाइज करने के बाद, प्रोडक्ट 1। जैसे मान लीजिए आप एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था तो सॉल्ट आ रहा होता, सॉल्ट होगा, सॉल्ट 1 है। अब ये जो एक्स एक्सेस में लिया गया है, इसमें जो प्योर प्योर सब्सटेंस था वो तो न्यूट्रलाइज हुआ, जो एक्स एक्सेस में है वो बच जाएगा ना कुछ अमाउंट, तो रिमेनिंग एक्स जो होगा, एक्स रिमेनिंग, ये जो एक्स होगा जो रिमेनिंग होगा जो बच जाएगा, ठीक है, जो रिमेनिंग एक्स होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, वाई के साथ टाइट्रेट करवाते हैं, जिससे बनता है प्रोडक्ट 2। और इस वाई के बारे में हमें पूरा इंफॉर्मेशन होता है,
इस y के बारे में हमें पूरा इंफॉर्मेशन होता है, और इस y के इंफॉर्मेशन से हमें क्या होता है ना, पूरा इंफॉर्मेशन होने से हम पता कर लेते हैं कि x रिमेनिंग कितना था। तो भाई x एक्सेस हम लिए थे, तो जितना लिए थे वो हमें पता चला, और जो रिमेनिंग है वो भी हमें पता चल गया, तो हम पता कर सकते हैं ना कि एक्चुअल x कितना यूज हुआ z में, तो हम निकाल लेंगे कि इसका मतलब इम्प्योरिटीज कितना था इसमें। ये पर्पस होता है, ये प्रोसेस होता है इसका। y जो होता है ये एक नोन सैंपल होता है, इसके बारे में हमें सारा इंफॉर्मेशन रहता है, नॉन सैंपल होता है। तो इस नॉन सैंपल के हेल्प से एक्स रिमेनिंग निकाला जाता है, और एक्स एक्सेस हुए हैं तो हम एक्सेस के बारे में तो पता है कि हमने इतना लिया था एक्स, और रिमेनिंग मतलब वाई के चलते हमें पता चल गया कि इतना रिमेनिंग बच गया, तो भाई जेड कंज्यूम कितना किया ये पता चल जाएगा। अब जेड जितना कंज्यूम किया है तो उस हिसाब से हम ये निकाल सकते हैं कि जेड में प्योर सैंपल है कितना। तो ये होता है इसका प्रिंसिपल, मतलब इस तरह से ये वर्क करता है। आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आप एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखिए और पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम रहता है और हमें कैसे काम करना है। पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं इस पे। इस केस में आप क्या करेंगे, सॉरी हम आपको ये इक्वेशन लिख देते हैं। इस केस में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे कि सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बताइए, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स माइनस एक्सेस वाला एक्स माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स रिमेनिंग जो बच गया, माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग वाला एक्स का जो ग्राम इक्विवेलेंट है उसको माइनस कर दीजिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जेड निकल जाएगा। या सर आप इसी को लिख सकते हैं, ये एक्सेस वाला एक्स है, एक्सेस कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स एक्सेस, और सर रिमेनिंग जो x है उसी को तो आप y से न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ y माइनस कर दीजिए, एक ही बात है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ y, ये बात हो गई। ये यूज करेंगे हम, ये चीजें हम यूज करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन एग्जांपल देखेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है a quantity of ammonium chloride NH4Cl was heated with was heated with 100 ml of 0.8 normal NaOH solution, NaOH solution, okay, till the reaction was completed, till the reaction was completed। अब आगे इंफॉर्मेशन क्या है कि द एक्सेस ऑफ NaOH the excess of NaOH neutralizes with neutralizes with 12.5 ml 12.5 ml of 0.15 ml, सॉरी 12.5 है 0.15 नॉर्मल लिखिए, 0.15 नॉर्मल H2SO4, ओके, H2SO4 calculate amount of NH4Cl, amount of NH4Cl। पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कैसे है, पैटर्न कैसे समझेंगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या निकालना है, कैसे पैटर्न को समझा जाए। देखिए अ क्वांटिटी ऑफ NH4Cl वाज हीटेड विथ इतना ml ऑफ इतना नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, ये एक्सेस में यूज किया गया है।
टिल द रिएक्शन वाज कंप्लीटेड। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो NH4Cl तो खत्म हो गया, अब NaOH बच गया है कुछ। द रिमेनिंग NaOH या फिर द एक्सेस ऑफ NaOH, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, दिस मच मोलर, दिस मच ml, दिस मच नॉर्मल, HCl इज रिक्वायर्ड। तो क्या इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों को ये नहीं पता चल जाएगा कि NaOH कितना रिमेनिंग था जो इससे न्यूट्रलाइज हो रहा है? तो जो NaOH, टोटल NaOH के बारे में हमको पता है, दिस मच ml, दिस मच नॉर्मल, तो हमको टोटल NaOH के बारे में पता है, हमें रिमेनिंग NaOH के बारे में इससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो क्या हमें NH4Cl का क्वांटिटी मिल जाएगा? तो ये क्वांटिटी की क्वेश्चन हो गई। अब जो भी क्वांटिटी आएगा, मान लीजिए यहाँ पे इस क्वांटिटी के जगह पे दे देता y ग्राम या समथिंग, y ग्राम ऑफ NH4Cl, तो हम इस कैलकुलेशन से पहले वो क्वांटिटी निकालते, फिर हम y ग्राम में से देखते कि अगर टोटल सैंपल का वेट y ग्राम था और हमें क्वांटिटी निकल के इतना ग्राम आया है, तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। परसेंटेज प्योरिटी हम लोग निकाले हैं पहले कि टोटल सैंपल का ये वेट इतना और जो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट इतना है, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या है। ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले किए हैं परसेंटेज प्योरिटी का, राइट। तो चलिए कैसे यूज किया जाए सर। तो हम लोग इतने लंबा सा एकदम पैसेज आपको दिख रहा होगा और बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है कि सर आप यहाँ पे लिख पाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH4Cl इज इक्वल टू क्या सर, NH4Cl ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH4Cl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, टोटल एक्सेस वाला, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। हो गया अपना, माइनस y किए हम ये। आपको प्रिंसिपल समझ में आया क्या यूज कर रहा है? सब लोग बोलो, रिस्पॉन्स दीजिए, क्या आप ये हम से लिखे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब यूज कर देना है ग्राम यस इक्विवेलेंट सर। को। सर यहाँ पे NH4Cl का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे यूज किया जाए? सर वेट निकालना है आपको, क्वांटिटी निकालना है, तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट यूज कीजिए। तो वेट ऑफ NH4Cl, दिस इज दिस विल बी टू फाइंड आउट वेट ऑफ NH4Cl जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH4Cl, दिस इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट, जिसमें से ये हमको निकालना है और ये तो हम निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट तो हमें पता है मोलर मास बाय एन फैक्टर होता है। चलिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कैसे लिखा जाए सर? तो सर क्या दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम और नॉर्मलिटी, ठीक है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो 0.8 इंटू, सर यहाँ पे एन फैक्टर का जरूरत है जी नहीं, जब मोलारिटी गिवन होता है तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर नॉर्मलिटी गिवन है ना सर, तो हमें एन फैक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या ये बात समझ में आया सबको? तो 0.8 नॉर्मल, 100 ml है सर। आपको शौक है तो बड़े शौक से आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, -3 कर लीजिए, हो गया ये ग्राम इक्विवेलेंट NaOH का, माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 सर 0.15 नॉर्मल। सर क्या हम H2SO4 का जो एन फैक्टर 2 दिख रहा है उससे मल्टीप्लाई करें? नहीं, अगर नॉर्मलिटी दिया हुआ है तो बिल्कुल नहीं। हम एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक कर लेते हैं कि मोलारिटी तो नहीं दिया हुआ है। नहीं सर, नॉर्मलिटी ही दिया हुआ है, और अगर नॉर्मलिटी दिया हुआ है तो हमें बिल्कुल इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये सब बात ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाइड बाय 12.5 ml में है सर, लीटर में कर लीजिए, -3 कर लीजिए, कहानी सॉल्व। तो सर वेट ऑफ NH4Cl, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वेट ऑफ NH4Cl, यही तो अपने को कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय, सर इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखेंगे? तो मोलर मास, मोलर मास निकालिए सर। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4, क्लोरीन का 35.5, कितना होगा बताइए? 0.5, कितना हो जाएगा ये? 53.5, ठीक है हम 53.5, सही है। अच्छा सर एन फैक्टर कितना? अरे सॉल्ट है ये अमोनियम क्लोराइड, तो सॉल्ट का चाहे तो कैटाइनिक वैलेंसी चाहे एनाइनिक वैलेंसी कोई ले लो, तो 1 ही है, तो एन फैक्टर 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1 करिए, नहीं करिए बात बराबर है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, दिस इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इज इक्विवेलेंट वेट, दैट इक्वल टू, सर ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा सर 0.08 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये होगा, माइनस ये कितना आएगा सर? ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कोई बताएंगे मुझे करके कितना आएगा? 0.08, कोई बताएंगे ये करके कितना आएगा? मैं करूं क्या? रुकिए, 8 to the power -3। मैं करता हूं, आप लोग थोड़ा करेक्ट करिएगा।
ये हो गया 123 दिस मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3। क्या हम ठीक लिखे हैं? सो वेट ऑफ NH4Cl इज इक्वल टू, सर ये हो गया 0.08 माइनस, ये हो गया सर 0.001875 इंटू 53.5। बस ये कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना आता है आंसर, बताइए इसका आंसर कितना होता है। कोई भी एक लोग कैलकुलेटर यूज कीजिए, जरा बताइए मुझे कितना होता है आंसर इसका। 1.74807 मल्टीप्लाई करके टोटल, मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है क्या? Yes, sir. 4.175 ग्राम। 4.5 ग्राम ये आना चाहिए, 17 ग्राम लिखता हूँ, ये आना चाहिए। दिस इज द आंसर। आ रहा है कैलकुलेशन से तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बताइए मुझे, कहीं पे फॉल्ट किए होंगे, फिर चेक करूंगा मैं। नहीं है कैलकुलेशन से आ रहा है आ रहा है सर। जो अपना, अब क्या क्यों Yes, sir. Yes, sir. आ गया। आ गया? चलिए, तो ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होगा। तो क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes, sir. पैसेज पढ़ते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा लगता है। क्वांटिटी ऑफ दिस वाज हीटेड विद दिस ml ऑफ दिस मच, मतलब समझ ही नहीं आएगा क्या क्या चीज दिया हुआ है। टिल द रिएक्शन वाज कंप्लीटेड द एक्सेस ऑफ NaOH न्यूट्रलाइजेज विद दिस मच ml ऑफ दिस मच नॉर्मल H2SO4 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH4Cl। छोटा सा कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट है। अगर सर यहाँ पे 0.15 नॉर्मलिटी के जगह मोलारिटी दे देता ना, तो हमें वहां पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सिलेबस एडवांस का है और एडवांस में इतना सीधा सपाटा क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो एक एक चीज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये चीजें क्वेश्चन बिल्कुल बदल जाएगा, कहीं पे मोलारिटी कहीं पे नॉर्मलिटी यूज कर देगा तो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको, और ध्यान रखेंगे, और उसके साथ साथ जरूरी है कि आप NA का बुक बनाइए, आपको NA के बुक में मिलेगा ये सब क्वेश्चन। और जब तक इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको कि हाँ हमने सीख लिया। ऐसा आप फील नहीं कर पाएंगे कि हाँ हमको आ गया, सीख गए हम। जब तक आप खुद से 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे ना, तब तक आपको लगेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि बनाइए उसको। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो बैक टाइट्रेशन का पर्पस समझ में आया कि परसेंटेज प्योरिटी वाली। चलिए, इसमें परसेंटेज प्योरिटी की कॉन्सेप्ट नहीं थी, वो क्वेश्चन ही अलग हो जाता है। जैसे 4.17 ग्राम आया ना वेट NH4Cl का, यही क्वेश्चन में वो क्या करता कि दे देता कि 5 ग्राम ऑफ NH4Cl। वहां क्वांटिटी दिया तो हमने क्वांटिटी आंसर कर दिया। अब 5 ग्राम लिख देता तो इतना ग्राम एक्चुअल है और सैंपल का वेट 5 ग्राम है, तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल देते। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लीजिए। 12.6 ग्राम यूजर 2, कॉल इन यूजर 2। एक तो यार आप लोग नाम से प्रोफाइल बनाइए, ये क्या क्या नाम रखे हुए हैं। ऑडियो ऑन है आपका गाइस। 12.6 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सोडियम कार्बोनेट, एन इम्प्योर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, is titrated with is titrated with 500 ml of 0.5 मोलर, कैपिटल M लिख दूं मैं, 0.5 मोलर HCl। For complete titration, for complete titration, the remaining HCl is back titrated
is back titrated by, किससे भाई? by adding 100 ml of 0.5 molar NaOH. Calculate percentage of sodium carbonate Na2CO3 है क्वेश्चन। ठीक, समझिए। इस बार आपको इम्प्योर सैंपल का वेट गिवन है 12.6 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सैंपल सोडियम कार्बोनेट इज टाइट्रेटेड विद 500 ml 0.5 मोलर HCl फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन रिमेनिंग HCl इज बैक टाइट्रेटेड। क्लियर कट लिखा है लैंग्वेज कि जो बच गया रिमेनिंग HCl है दैट इज टाइट्रेटेड बाय 100 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH। तो इस इंफॉर्मेशन से हम ये पता कर पाएंगे कि सोडियम कार्बोनेट का एक्चुअल वेट कितना था, एक्चुअल अमाउंट कितना था। तो सैंपल का वेट गिवन है, एक्चुअल वेट पता चल जाएगा तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे। इंडिविजुअल बाय टोटल इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100, जितना आंसर आएगा उसका डिवाइडेड बाय 12.6 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज द परसेंटेज प्योरिटी। आ रहा है क्वेश्चन? समझ में नहीं आ रहा है बोलिए। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये लिख पाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 that is equal to इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, लेकिन ये तो एक्सेस में है, माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जिससे बैक टाइट्रेट किया जा रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक है, चलिए सर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 क्या लिखें? वेट ऑफ Na2CO3। क्या हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट बहुत बार लिख चुके हैं? क्या हम बड़ा फ्रेंडली हो गए हैं इससे? क्या हमें फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट नॉट भी डिवाइड करें डायरेक्ट वैल्यू लिखें तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी ना। क्या हम Na2CO3 का डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट लिखें? सर सोडियम के लिए कितना आ जाएगा? 23 2 46। सोडियम के लिए 46 हो जाएगा, कार्बन के लिए 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए 48 हो जाएगा। बोलिए कितना होगा सम? 106। और इसके एन फैक्टर कितने होंगे? आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। अगर 106 Na2CO3 का एन फैक्टर तो जल्दी से बताइए आप लोग, तभी तो पता चलेगा आपको आ रहा है समझ में। कितना होगा एन फैक्टर? नो रिस्पॉन्स। अब ये एक सॉल्ट है, जब हम बोलते हैं कि समझ में आया तो सब बोलते हैं हाँ समझ में आया। Na2 Na प्लस और CO3 2 माइनस होता है। क्या आपको सोडियम कार्बोनेट का वैलेंसी और चार्ज समझ में नहीं आ रहा है क्या? कि 2 सोडियम के प्लस आयन होंगे सर और CO3 2 माइनस होता है, कार्बोनेट 2 होगा। तो कोई नहीं बोल रहे हैं यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? डिवाइडेड बाई 2। क्या सॉल्ट पे हम चार्ज नहीं निकाल सकते हैं क्या? तो सर ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास बाय एन फैक्टर, दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। ये कैसे लिखे सर? तो 5 मोलारिटी है 0.5। सर ये तो मोलारिटी है, नॉर्मलिटी नहीं है, तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, बट फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि HCl का एन फैक्टर 1 होता है। बट हम पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हमें लिखना चाहिए 1, ताकि हम बाद में जाके कंफ्यूज ना करें कि इसका एन फैक्टर क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया सर। एन फैक्टर 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी। वॉल्यूम कितना सर? 500 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3, क्योंकि आप मिलीग्राम इक्विवेलेंट नहीं लिखे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट लिखे हैं। चलिए, माइनस NaOH कितना सर? 100 ml, तो 0.5 इंटू NaOH का भी एन फैक्टर 1 इंटू 100 ml इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व कर लीजिए सर, ये हो जाएगा वेट ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा? 5 2 10, 3 2 6। ये हो जाएगा आपका कितना बताइए? ये 3 है ना, 25। एक पॉइंट तो यहां से आया और एक पॉइंट यहां से आएगा, तो 0.25। क्या हम ठीक लिख रहे हैं? करेक्शन हो तो बताइएगा। इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं 0.05। करेक्ट है क्या? सो सर ये, हाँ सर बोलिए। So one question I have, may I ask?
सॉरी, One question I have, may I ask? श्योर 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 श्योर, नो नीड ऑफ परमिशन, बोलिए फास्ट। Sir, actually this is my first lecture and I want to know that which chapter you are teaching. रली इनिशियली स्टार्टिंग में मैं बोला हूँ, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये आप खोजेंगे एनसीईआरटी में, ये नहीं मिलेगा आपको, इस नाम से चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये चैप्टर आपको किसी भी रेफरेंस बुक में खोजेंगे मिलेगा, ऑनलाइन गूगल पे खोजिए आपको मिलेगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चैप्टर, या रेफरेंस बुक कोई भी आपके पास हो तो वो मिल जाएगा उसमें, ओपी टंडन हो या फिर कोई भी रेफरेंस बुक आपका मतलब मॉडर्न हो, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपको मिल जाएगा उसमें, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चैप्टर है। The reason is that I joined the class after the 20 minutes and I can't understand, so that's why I ask. नो इशू, नो प्रॉब्लम। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, और आप लोगों का एक मैं इनिशियल से स्टार्टिंग से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो नेक्स्ट वीक से होगा। नेक्स्ट वीक से मंडे अल्टरनेट में, मंडे अल्टरनेट में मॉर्निंग में आप लोगों का रिवीजन क्लास होगा, जहां हम फर्स्ट क्लास, जिसको भी छूट गया है क्लास, जो भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्लास से केमिस्ट्री जो मैं टीच किया था वो से स्टार्ट होगा। वो मंडे 11 to 12 मॉर्निंग में क्लास हो, आपकी आवाज तो उससे क्लियर आना नहीं नहीं है। भूलेंगे, हो जाएगी क्लियर। वो टेम्परेली थोड़ा नेटवर्क इशू होता है, इतना देर से आवाज क्लियर आ रहा है तो हो जाएगा ये भी। डिवाइस इज कनेक्टेड टू, ठीक है, स्पीड अभी ठीक है, आएगा, नो इशू। टेम्पररी इंटरप्शन होता है थोड़ा सा नेटवर्क का गाइस, कोई बात नहीं, ठीक है। सो मंडे अल्टरनेट में अपना चलेगा मेकअप क्लास, तो उसको याद रखिएगा। हालांकि वो रूटीन आपको ग्रुप पे मिल जाएगा नेक्स्ट वीक से। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका छूटा हुआ है, वो मेकअप क्लास में आके कर लेंगे उसको। Sir, कितना आ जाएगा ये? यस सर। sir, but I think this is the demo class and we have to continue this class 3 days and after this ओके we have to give the scholarship test. ओके ओके श्योर, देखिए फिर डेमो क्लास है We तो can देखिए, join the कोशिश class करिए। after, actually we can join the class, from Monday. श्योरली, व्हाई नॉट। 0.20 multiplied by, then only evaluate। अभी पता ही नहीं चल रहा होगा क्लासेस, है ना, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़े हैं, नॉर्मलिटी अगर आप नहीं पढ़े हैं, तो ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आएगा, प्रोसेस समझ में आएगा, बट ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये कैसे समझ में आएगा? इसके लिए तो नॉर्मलिटी जानना जरूरी है, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, है ना। तो ये दिक्कत थोड़ी सी होगी, बट कोई बात नहीं। सो उसमें आप आ जाइए, नो इशू। कितना हो जाएगा ये? 1.06। क्या सबको यही आया है? Yes. 1.06 ग्राम। क्या चाहिए हमें? 10 पॉइंट आएगा सर 10.06 सर 10.6 आएगा सर, आई थिंक 10.6 आएगा, ओके ओके ओके। सर 10.60 10.60, नो इशू, 10.6 10.60 ओके। 10.6 दिस मच ग्राम। टोटल वेट सैंपल को आपको पता है कितना है? 12 समथिंग है, 12 पॉइंट समथिंग, 12.6 ग्राम है, देखिए। और 10.6 ग्राम प्योर Na2CO3 का वेट आया। परसेंटेज प्योरिटी निकाल लीजिए। सो परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू 10.6 मीन्स 10.6 इंडिविजुअल प्योर सैंपल का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, इम्प्योर सैंपल 12.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज परसेंटेज प्योरिटी। जो भी आया है सदा बनवर लिख रहे हैं 84.12%। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट। अब आप इसको चेक कर लीजिए, इज इट करेक्ट और नॉट। कैलकुलेशन चेक करना आपका काम है। बताइए ये करेक्ट है तो? इसको कैलकुलेट करने से ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो आ रहा है तो आंसर है। कैलकुलेशन आप पे है, चेक कीजिए। सर सही है। गुड। यस सर। चलिए, तो ये फोर्थ था। फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ और फोर्थ, पहला था एसिड बेस, देन रेडॉक्स, देन थर्ड आपका बैक टाइट्रेशन, फोर्थ डबल टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन।
डबल टाइट्रेशन क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्या पर्पस है डबल टाइट्रेशन का, देखिए डबल टाइट्रेशन, ठीक है। डबल टाइट्रेशन का पर्पस है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अल्कली मिक्सचर का कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अल्कली, फॉर calculation of percentage composition of alkali। अल्कली समझते हैं आप लोग, बेसिस होते हैं जिसमें Yes, सोडियम sir. हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट रखा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अल्कली है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, या NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत ही स्पेसिफिक यूज है डबल टाइट्रेशन, जब हम लोग काम करते हैं इस डबल टाइट्रेशन पे तो बड़ा ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं इससे, बड़े ही स्पेसिफिक यूज है इसका कि सर दीज आर द कंपोजिशंस ऑफ मिक्सचर NaOH Na2CO3 NaHCO3। इसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा कि हमने एक मिक्सचर लिया है जिसमें NaOH Na2CO3 है, तो ही ले सकता है, कोई जरूरी नहीं है तीनों का तीनों हो हर क्वेश्चन में, कोई दो ले सकता है, तीनों का तीनों रख सकता है, और एनी टू ले सकता है। मिक्सचर है तो वन तो का सिंगल तो होगा नहीं, तो आइदर NaOH Na2CO3 लेगा, NaOH NaHCO3 लेगा, Na2CO3 NaHCO3 लेगा, या तीनों का मिक्सचर ले लेगा, और उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई साहब हमने इसे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करके HCl से टाइट्रेट किया, हम इसे फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज के करके H2SO4 से टाइट्रेट किया, तो इतना अमाउंट ऑफ H2SO4 कंज्यूम हुआ है, इतना अमाउंट ऑफ HCl कंज्यूम हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर में कितने परसेंट NaOH है, कितना वेट NaOH का है, कितना Na2CO3 का है, या कितना NaHCO3 का है, तो जो कंपोजिशन दिया रहेगा उसका हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे डबल टाइट्रेशन से। इसका नाम डबल टाइट्रेशन क्यों है, कैसे, क्या, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, कोशिश करिए थोड़ा सा समझने का, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन एग्जांपल से, थ्योरी समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी जाएगी, कोशिश करिएगा थोड़ा सा ट्राई करने का कोशिश करिए। हम क्या बोल रहे हैं कि अपने पास कंपाउंड जो मिक्सचर होगा उसके लिए कौन कौन से कंपाउंड अवेलेबल है, अवेलेबल कंपाउंड है सर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, या सेकेंड आपका सोडियम कार्बोनेट हो सकता है Na2CO3, और थर्ड कंपाउंड अवेलेबल है अपने पास वो है बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये अल्कलीज हैं, मिक्सचर में हमारे पास ये अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब इसका टाइट्रेशन हम दो सेपरेट इंडिकेटर का मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन को लेकर के क्वेश्चन बनाया जाता है। तो हम पहले कर रहे हैं टाइट्रेशन विथ HCl बाय यूजिंग फिनोफ्थलीन, टाइट्रेशन विथ HCl एसिड के साथ बाय यूजिंग कौन सा इंडिकेटर, HPH इंडिकेटर हम लिख सकते हैं, हम फिनोफ्थलीन लिख देते हैं, बाय यूजिंग फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन इसको जनरली ये एक एसिडिक इंडिकेटर होता है, HPH लिखा जाता है, HPH इसको लिखा जाता है फिनोफ्थलीन को, एसिडिक इंडिकेटर है तो एसिडिक पार्ट H और H प्लस और pH माइनस टाइप का HPH रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। दूसरा जो हम कॉलम बना रहे हैं वो बना रहे हैं टाइट्रेशन विद HCl बाय यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। टाइट्रेशन विथ HCl by using methyl orange इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज MO से लिख देते हैं शॉर्ट में, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज किया जाता है। कुछ बातें हम पहले तो आप उसको लिखिए, फिर हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने का, समझने का। देखिए इस केस में जब इंडिकेटर हम फिनोफ्थलीन यूज करेंगे, जब हम इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन लिखेंगे, इसका भी होगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पे भी हम लिखेंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन,
और यहाँ भी लिखेंगे हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। जब हम लोग फिनोफ्थलीन यूज कर रहे होंगे वहां पे हमें थोड़ा सा चीज सावधानी रखना है। NaOH के केस में हम लिखेंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। Na2CO3 के केस में हम लिखेंगे हाफ इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइजेशन, हाफ न्यूट्रलाइजेशन। और इसके केस में हम लिखेंगे नो रिएक्शन, ऐसा लिख लिए। ठीक है, समझिए क्या लिखे हैं हम। ये जो टेबल हम बनाए हैं इसको कैसे यूज करेंगे और क्या मतलब है इसका, ये समझिए। होता ये है, हम उसको केस करके लिखेंगे, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको केस करके लिखेंगे। होता ये है कि मान लीजिए आपको एक मिक्सचर दिया गया है जिसमें NaOH लिया गया है और Na2CO3 दिया गया है। पहला केस है हमारा, ऐसा मान लेते हैं कि इसका मिक्सचर दिया गया है और हमें इंफॉर्मेशन दिया कि दिस मच अमाउंट ऑफ HCl, जैसे लिया जाता है ना x ml y नॉर्मल या y मोलर, HCl यूज किया जा रहा है बाय यूजिंग फिनोफ्थलीन HPH इंडिकेटर। आप इंडिकेटर भी समझ रहे हैं, इंडिकेटर फिजिकल डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इंडिकेटर कलर चेंज करता है, ये एक एसिडिक इंडिकेटर है। आपको थोड़ा सा फिर से पर्पस एक्सप्लेन करता हूँ, पहली बार सुनने में याद नहीं रहता है तो समझिए चीजों को कि सर NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, Na2CO3 बेस है, तो जब हम इसका न्यूट्रलाइजेशन शुरू करेंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे एसिड। हम HCl ऐड करना शुरू किए, इसमें हम 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप मिथाइल फिनोफ्थलीन HPH यूज कर देंगे, HPH यूज कर देंगे या कोई दूसरा, हाँ ठीक है HPH इंडिकेटर ले रहे हैं तो HPH इंडिकेटर यूज करेंगे। अब हम HCl इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। अब HPH के साथ इंडिकेटर के साथ क्या बात होता है कि इंडिकेटर का जो अनआयोनाइज्ड पार्ट का कलर होता है, मतलब HPH का एज ए कंबाइंड जो कलर होगा, जब ये HPH टूटेगा H+ और PH- में, तब इसका जो कलर होगा वो दोनों अलग अलग कलर होता है। इंडिकेटर का यही फंक्शन ही होता है, अनआयोनाइज्ड पार्ट का कलर अलग होता है, आयोनाइज्ड पार्ट का कलर अलग होता है। तो जैसे ही आयोनाइज्ड पार्ट वाला कलर अपीयर होने लगता है तो हमें पता चल जाता है कि इंडिकेटर टूटना शुरू हो गया है। और अगर इंडिकेटर टूटने लगा तो इसका मतलब हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एंड पॉइंट आ चुका है। ये पर्पस होता है हमारा, क्योंकि इंडिकेटर इनिशियली नहीं टूटता है। इंडिकेटर वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेस होता है तो वो इनिशियली नहीं टूटता है, वो पहले हमारा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। जब हमारा एसिड बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं उसके बाद इंडिकेटर टूटना शुरू होता है, तो इंडिकेटर का कलर अपीयर होने लगता है। तो एंड पॉइंट समझ में आता है, ये चीज हम लोग किए थे पहले। तो सर जब आपको XML और Y नॉर्मल HCl HPH के साथ टाइट्रेशन करना हम शुरू किए तो होगा ये कि जब ये NaOH का पूरा अमाउंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, Na2CO3 का जैसे ही हाफ इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होगा ना, HPH टूटने लगेगा, तो कलर आने लगेगा वहीं पे। हम स्टॉप कर देंगे टाइट्रेशन, जैसे ही कलर अपीयर हुआ तो वी फाइंड कि सर टाइट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड पॉइंट आ चुका है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, प्रीमेच्योर कलर मिला है हमें। एक्चुअल में हुआ ये है कि सोडियम कार्बोनेट कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, उससे पहले HPH टूट गया है और हमें कलर दे दिया है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब हमको इस तरह से फिजिकल डिटेक्शन से हमें एंड पॉइंट का पता चलेगा, पॉइंट पे अगर मुझे बोलेगा कि XML Y नॉर्मल HCl हमने HPH के साथ टाइट्रेशन करना शुरू किया, तो हमारे पास ये टेबल इंफॉर्मेशन मुझे देता है कि एट दैट पॉइंट एट दिस मच ml y normal XML y normal HCl न्यूट्रलाइज हाउ मच कंप्लीट NaOH एंड हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ये Na2CO3 को कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं किया। तो इस टेबल के हम इक्वेशन बना पाएंगे, हम यहाँ पे लिख पाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो यूज हो रहा है, दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, NaOH कंप्लीट न्यूट्रलाइज हुआ है, हाफ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। थोड़ा सा समझ में आया, क्लियर हुआ ये बात? मैं इसलिए इतना क्लियर ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर जब आप NaOH Na2CO3 अगर ये बेसिक है सर, और HCl के साथ आप न्यूट्रलाइज करना शुरू करेंगे, अगर NaHCO3 बेसिक है और अगर आप इसे HCl से न्यूट्रलाइज करना शुरू करेंगे तो ये नो रिएक्शन का क्या मतलब हुआ सर? एसिड बेस तो हमेशा रिएक्शन करता है, इस नो रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? सर हम ये बोल रहे हैं, ये नो रिएक्शन का मतलब ये है हमारा यहाँ पे कि जब आप बेसिक सॉल्यूशन में एसिड डालना शुरू किए और आप पर्टिकुलर इंडिकेटर सेलेक्ट किए, ये इंडिकेटर की प्रॉपर्टी जैसा हो रहा है कि NaHCO3 में HPH
का डिटेक्शन एचपीएच को यूज करके आप एंड पॉइंट का डिटेक्शन कर ही नहीं सकते। ये प्री मेच्योर कलर देने वाली जो प्रॉपर्टी है एचपीएच का, वो डिस्टर्ब कर रहा है हमें। वहीं आप मिथाइल ऑरेंज लीजिए, तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ है तो प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी लीजिए, वो जब तक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा मिथाइल ऑरेंज कलर नहीं देगा। तो ये क्वेश्चंस को बनाने का जो तरीका है कि हम एचपीएच यूज किए तो हमें ये यूज हुआ, जब ये कलर आ गया तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मिथाइल ऑरेंज डाल देते हैं, फिर टाइट्रेशन शुरू करते हैं। और इसीलिए जब दोबारा टाइट्रेशन करते हैं तब फिर पता करते हैं कि अब कितना HCl लगा। तो इसीलिए इसका नाम डबल टाइट्रेशन है। एक बार आपने एचपीएच यूज करके टाइट्रेशन किया, उस समय का HCl के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि दिस मच ml दिस मच नॉर्मल HCl इज यूज्ड। फिर देखिए कि फिर आपने क्या किया कि ड्रॉप ऑफ 1 और 2 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज डाला, फिर से टाइट्रेशन स्टार्ट किए। अब जब मिथाइल ऑरेंज कलर दिया है तो ये फिक्स्ड हो गया, ये कंप्लीट हो गया कि सर यहाँ पे टाइट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। मिथाइल ऑरेंज से जब कलर आ गया आपका तो यहाँ पे टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो उस केस में जो HCl आपका यूज हुआ है दैट इज यूज्ड फॉर रिमेनिंग कंपोनेंट, रिमेनिंग कंपोनेंट जो बच गया था हाफ इक्विवेलेंट इसका, उसके लिए यूज हुआ है वो HCl। 10% भी समझ में आया है? अभी जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, टेबल का जो यूज है, जो टेबल हम यूज करने वाले हैं इन फ्यूचर, उसका 5% 10% भी आपको समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करेंगे ये इक्वेशन यूज सर आया है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आया है, थोड़ा थोड़ा आया है तो आप टेबल लिखिए, मैं केस बनाता हूँ और केस बनाने के बाद जब हम क्वेश्चंस का एग्जांपल लेंगे ना तो पूरा समझ में आएगा। तो पहले आप टेबल कॉपी कीजिए। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ कि ये टेबल हमें क्यों लिखना चाहिए, हमें क्यों, और टेबल याद रखने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है क्योंकि मिथाइल ऑरेंज के साथ तो कोई कंडीशन ही नहीं है। कंप्लीट 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 कंडीशन है फिनोफ्लिन के साथ, एचपीएच के साथ। एचपीएच के साथ भी एक ट्रेंड है सर, NaOH में कंप्लीट, Na2CO3 में हाफ इक्विवेलेंट और NaSCO3 में नो रिएक्शन। तो बस हम आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दिए हैं कि कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एसिड बेस का नो रिएक्शन आप कैसे लिख रहे हैं। HCl के साथ आप NaSCO3 का देंगे, अगर आप टाइट्रेशन करेंगे तो टाइट्रेशन होगा, रिएक्शन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? रिएक्शन नहीं होगा का मतलब है कि हमें डिटेक्शन नहीं मिलेगा, डिटेक्शन पॉइंट हमें पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लिखे हैं कि हमें वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट उसके बराबर में नहीं करना है। उससे पहले हमें डिटेक्शन मिल जाएगा, कलर चेंज हमें उससे पहले मिल जाएगा, वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा होगा वहां पे, तो इस चीज को हमें कंसिडर करना है। टेबल को हमें इस बिहाफ पे ऐसे यूज करना पड़ेगा। तो ये टेबल फटाफट आप लोग लिखिए। हम दो केसेस 3 केसेस लेकर के अपना केस बना करके इक्वेशन लिख लेते हैं और एक एग्जांपल का क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ जाएगा चीजें क्या है। टेबल लिख के बताइए मुझे, हो जाए कंप्लीट। तो कंपाउंड अपने पास NaOH है, Na2CO3 है, NaSCO3 है, HPH यूज करेंगे HCl के साथ, तो NaOH का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, Na2CO3 का हाफ इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइजेशन, NaHCO3 का नो रिएक्शन। HCl से टाइट्रेशन करेंगे बाय यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, complete neutralization of sodium hydroxide, complete neutralization of sodium carbonate and complete neutralization of sodium bicarbonate। इसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, मिथाइल ऑरेंज के लिए कोई टेंशन नहीं है। टेबल कंप्लीट हो गया। केस फर्स्ट, अगर इस तरह का सिचुएशन हमें दे रहा है कि NaOH और Na2CO3 का मिक्सचर है और इसको टाइट्रेट कर रहा है HCl के साथ, तो हमें जो इक्वेशन वहां पे यूज करना है वो यूज करना है इक्विवेलेंट ऑफ, या ग्राम इक्विवेलेंट एक ही बात है,
इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। केस 2। मैं बस एक पैटर्न दे रहा हूँ इक्वेशन कैसे लिखना है, जब हम क्वेश्चंस एग्जांपल में लिखेंगे ना तो चीजें समझ आएगा बोल के कि सर अगर NaOH है और NaHCO3 का मिक्सचर लिया गया है क्वेश्चन में और इसका टाइट्रेशन करवा रहा है वो HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HPH, तो इस बार जो HCl का अमाउंट दिया होगा ना, दैट इक्विवेलेंट ऑफ HCl is only equal to the equivalent of NaOH। NaH3 के लिए कुछ करना ही नहीं, दिस इज इक्वल टू दिस। HPH लेके अगर करेगा तो केस थर्ड, अगर मिक्सचर अपना Na2CO3 और NaCO3 का है, Na2CO3 और NaHCO3 का है, हमें मेन पीएच के साथ ही सीखना है ना, मिथाइल ऑरेंज के साथ तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो उसके लिए हम एक केस बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा अगर मिक्सचर है और हमें बोल रहा है कि हम दिस मच अमाउंट ऑफ HCl, दिस मच वॉल्यूम, दिस मच नॉर्मल HCl यूज कर रहे हैं बाय इंडिकेटर यूजिंग HPH, तो हमें इक्वेशन लिखना है कि इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। क्या हम ठीक लिखे हैं? जी नहीं सर, हाफ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ये होगा सर। NaCO3 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, उसको तो वो टच ही नहीं करेगा, उससे पहले हमें कलर मिल जाएगा, हमारा एंड आ जाएगा उससे पहले, इस इंडिकेटर को लेकर के। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? केस फोर्थ, हम ऐसा ले लेते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज का इक्वेशन ले लेते हैं और ये इक्वेशन ले लेते हैं कि सर अगर हमारा केस ऐसा है कि NaOH के साथ NaHCO3 का मिक्सचर है और इसका टाइट्रेशन कर रहा है HCl से बाय यूजिंग मिथाइल, तो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन? इस केस में जो इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड होगा दैट इज इक्वल टू कंप्लीट इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस में इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, दोनों के इक्विवेलेंट को ऐड करके HCl के इक्विवेलेंट के बराबर करना है। क्या बात समझ में आ रहा है? इस तरह से हमें इक्वेशंस बनाने हैं क्वेश्चंस को देख करके। ठीक, होता क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसा होगा आप एक पैटर्न और समझिए कि मान लीजिए होगा क्या, एक सिचुएशन ऐसा होगा कि सर NaOH होगा, ठीक, और उसके साथ Na2CO3 होगा, मिक्सचर में होगा ये, आपको कुछ अमाउंट दे देगा कि HCl का दिस मच अमाउंट यूज हो रहा है बाय यूजिंग HPH इंडिकेटर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, इस HCl की आप इक्वेशन लिखेंगे कि इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। अच्छा, हाफ इक्विवेलेंट Na2CO3 बचा हुआ है ना? हाँ बचा हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि इस मिक्सचर में, ये तो हो गया है काम, अब इस मिक्सचर में इसके लिए 1 और 2 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज यूज कर दीजिए और HCl विद मिथाइल ऑरेंज इसको टाइट्रेट करिए। तो अब यहाँ जो HCl अमाउंट यूज होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बाय यूजिंग मिथाइल ऑरेंज फिर से हमें इतना अमाउंट में HCl यूज करना पड़ा है, तो दैट मींस कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट ऑफ HCl होगा, इक्विवेलेंट ऑफ HCl ये कौन सा है, यहाँ वाला, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। तो आ गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये जो दोबारा टाइट्रेशन करना पड़ा है इसीलिए इसका नाम है डबल टाइट्रेशन। पर्पस समझ में आया आपको? अब अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आया है तो एग्जांपल देखिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, when mixture of NaOH, sodium hydroxide and sodium carbonate, Na2CO3 is titrated with 0.2 molar HCl, capital M molar HCl by using HPH indicator, by using HPH मतलब क्या हुआ, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर।
ठीक है, इंडिकेटर। तो क्या हुआ भाई, तो 400 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन, 400 ml of HCl solution was used। आया बात समझ में? अब क्या होगा, हाफ इक्विवेलेंट 3 का बचा हुआ होगा। फैन सेम अमाउंट, क्वेश्चन ऐसे बना रहा है कि फैन सेम अमाउंट ऑफ above sample, above sample means mixture of NaOH और Na2CO3, जितना लिया गया था पहले केस में उतना ही अमाउंट, same sample of above sample is titrated with आप ऐसा कीजिए, इसको 400 ml को 40 ml कर लीजिए। लेट मी करेक्ट वन थिंग, क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो जाएगा। ये 440 ml of HCl solution was used when same amount of above sample is titrated with HCl by using HCl मतलब सेम मोलर HCl लिखिए, with same molar HCl 50 ml of it has been used, 50 ml of it, same molar HCl, it will be same molar HCl by using, कहाँ लिखेंगे, by using methyl orange indicator, by using methyl orange indicator 50 ml of solution, HCl solution, 50 ml of HCl solution has been used। आपको निकालना है find percentage composition of mixture। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये, पैटर्न है ये, ठीक है। सो इतना लंबा क्वेश्चन होता है कि इनिशियल से स्टार्ट करेंगे आप पढ़ना तो लास्ट तक आते आते इनिशियल का पार्ट भूल जाएंगे, है ना। When mixture of NaOH Na2CO3 is titrated with this much molar of HCl by using HPH indicator, तो 40 ml of HCl solution was used। और जब मिथाइल ऑरेंज से यूज किया तो 50 ml लगा, उसी उतना ही मोलर सॉल्यूशन HCl यूज करने पे। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ, 10 ml ज्यादा यूज हुआ है क्योंकि इस बार कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तब जाके कलर आ रहा है। तो हमें बताना है कि परसेंटेज कंपोजिशन सॉल्यूशन का क्या होगा, कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे बताइए आप। अभी जो हम एबव पढ़े हैं टेबल कैसे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कि सर फॉर फर्स्ट केस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ व्हेन HPH इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर, ऐसे लिखते हैं क्लियरली, व्हेन HPH is used, when HPH is used, तो हम लोग करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ओके, ठीक है। अब लेट वेट मेजर एज्यूम कर लीजिए, लेट weight of in mixture, weight of NaOH is equal to x gram and weight of Na2CO3 is equal to y gram। मान लेते हैं इक्विवेलेंट वेट तो निकल ही जाएगा। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl कैसे लिखेंगे भाई, क्या इंफॉर्मेशन है हमें पहली बार में इंफॉर्मेशन है 0.2 मोलर 40 ml। ओके, तो लिखिए 0.2 इंटू एन फैक्टर HCl का 1 होता है इंटू 40 ml, तो 40 इंटू 10⁻³ इसका वेट x, तो x बाय NaOH का इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखेंगे सर, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास कितना होगा 23, NaOH के लिए निकालिएगा तो 23 फॉर NaOH, 23 प्लस 16 प्लस 1 40। कोई दिक्कत? तो ये 40 ही हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि NaOH का Na पे +1 पॉजिटिव चार्ज, OH पे 1 निगेटिव चार्ज, N फैक्टर 1, तो इतना ही हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास बाय 1। इसका कितना होगा सर? प्लस हाफ ऑफ Y बाय कितना सर? ये हो जाएगा मोलर मास, अभी निकाले थे 106 होता है मोलर मास Na2CO3 का, और N फैक्टर 2 होता है सर, तो डिवाइडेड बाय 2, ऊपर चला गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये इक्वेशन आपके पास आया। अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻³ इक्वल टू x बाय 40 प्लस y बाय 160, सॉरी 106। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन बना लीजिए, बाय यूजिंग मिथाइल, व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एंड मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड, तब का इंफॉर्मेशन क्या है? तब का इंफॉर्मेशन है कि इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। आप नहीं सर, मिथाइल ऑरेंज यूज किया गया है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ होगा। इसमें क्या है? तो 0.2 मोलर, सेम मोलर, N फैक्टर 1, लेकिन वॉल्यूम यूज्ड 50 ml, सो 50 × 10⁻³ दिस इज इक्वल टू, इस सैंपल को जो लिया गया है ना, उस सैंपल का कंपोजिशन सेम लिया गया है, सेम लिया गया है सैंपल का कंपोजिशन, तो मतलब x और y वेट वही रहने वाला है, तो वेट हो गया x, इक्विवेलेंट वेट हो गया 40, इसका वेट हो गया y, इक्विवेलेंट वेट हो गया 106/2। इस बार हाफ नहीं है कि 2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ नहीं है इस बार। सो आपको इक्वेशन मिला 5 × 2 = 10, तो हम इसको लिखेंगे 10 × 10⁻³ इज इक्वल टू x बाय 40 प्लस y बाय 53, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप बताइए मुझे कि इस फर्स्ट और 2 को सॉल्व करके क्या हमें x और y का वैल्यू नहीं मिल जाएगा? और अगर x y का वेट अगर निकल गया दोनों का, तो क्या परसेंटेज कंपोजिशन नहीं निकल जाएगा? बोलिए जरा। अच्छा, इसको देखने से आपको भयानक लग रहा होगा, ये सॉल्व करना बड़ा इजी है। आप सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लीजिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये वाला टर्म कैंसिल, x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 - 8 2 × 10⁻³ दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट किए हैं तो y बाय 53 माइनस y बाय 106, ये हो जाएगा LCM 106, और ये हो जाएगा 2y माइनस y, सो y बाय 106 हो जाएगा। ये क्या हम ठीक लिखे हैं? तो बोलिए 2y माइनस y, तो ये हो गया, ये हो गया, तो y हो गया 106 × 2 × 10⁻³ तो ये हो गया सर कितना ग्राम बताइए? 0.212 ग्राम। क्या ठीक लिख रहे हैं हम? 0.212 ग्राम। क्या आप ठीक लिख रहे हैं? करेक्ट है क्या? चेक कीजिए। चलिए किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू रख लीजिए और x कैलकुलेट कर लीजिए, या अगर इसको वैल्यू रख के आपको पॉइंट में सॉल्व करना टफ लग रहा हो तो आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि y निकल गया, x चाहिए ना, तो पहले वाले इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले वाले इक्वेशन को, नहीं नहीं नहीं, पहले वाले इक्वेशन को या दूसरे वाले को, दूसरे वाले को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और फिर क्या कीजिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, ये y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ज्यादा इजी रहेगा। ये 0.1212 जब रखिएगा तो वैल्यू थोड़ा सा बड़ा अजीब सा आएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए कि सेकेंड वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/2 से, आइए सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा लिख ही लेते हैं हम, 2 से नहीं 1/2 से, सॉरी 1/2 से, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x बाय 80 माइनस माइनस या प्लस प्लस y बाय 106, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। और फर्स्ट तो आपके पास है ही, x बाय 40 प्लस y बाय 106, देखिए फर्स्ट वाला कहाँ, ये है, तो अब ये y वाला टर्म कैंसिल होगा ना, तो अब फर्स्ट माइनस थर्ड कीजिए, फर्स्ट माइनस थर्ड कीजिए, फर्स्ट माइनस थर्ड, इजी है ये चीज, तो ये हो जाएगा 8 - 5 3 × 10⁻³ इक्वल टू y का टर्म कैंसल, x बाय 40 माइनस x बाय 80, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2x - x, x बाय 80, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा
x इज इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 3 इंटू 10⁻³ आठ 24 240 सो 0.240। क्या हम ये ठीक लिखे हैं? दिस मच ग्राम। दोनों का वेट आ गया क्या? परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है आपको, तो टोटल वेट निकाल लीजिए। टोटल वेट ऑफ मिक्सचर x प्लस y कितना आता है बताइए? 0.212 प्लस 0.240 ये हो जाएगा सर आपका 2415 0.452 ग्राम। सो परसेंटेज ऑफ NaOH जिसको हम x लिए थे तो होगा x 0.212 डिवाइडेड बाय टोटल वेट 0.452 मल्टीप्लाइड बाय। अब ये परसेंटेज अगर आपका कैलकुलेशन होके निकल जाए तो 100 माइनस ये कर लीजिए तो दूसरा निकल जाएगा। या दूसरा तरीका है कि परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इसको निकालने का दो तरीका है। एक तो आप ये कीजिए कि 0.240 बाय टोटल वेट 0.452 मल्टीप्लाइड बाय 100 इससे निकाल लीजिए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसका परसेंटेज निकला रहेगा तो 100 माइनस और 100 माइनस परसेंटेज ऑफ NaOH कर लीजिए तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। जो मन करे वो कर लीजिए। अब देखिए अगर आपको इस पे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, अभी आपको ये सॉल्यूशन बड़ा लंबा लग रहा होगा अगर, तो गलत है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस हो जाए तो आप ये सब बातें नहीं लिखेंगे, लेट दिस ये इक्वेशन आप ये सब नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे एक्स वाई डायरेक्ट इक्वेशन। आप डायरेक्ट एक लाइन में आप ये इक्वेशन लिखेंगे, दूसरे लाइन में ये इक्वेशन लिखेंगे, दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो इतना लंबा नहीं होगा और एडवांस में काफी टाइम होता है दोस्त। एडवांस के क्वेश्चन के लिए टाइम डजेंट मैटर, वहां पे एक्यूरेसी चाहिए, टाइम बहुत होता है। क्या आपको थोड़ा भी समझ में आया या बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? सारा क्रॉस कर गया या कुछ आया समझ में? यस सर, आया समझ में। समथिंग समथिंग, नथिंग नथिंग और एवरीथिंग? थोड़ा 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 एवरीथिंग नहीं आया किसी को? सर आया। नहीं, फर्स्ट टाइम में एवरीथिंग कैसे आएगा? अब आप उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर जाकर के परफेक्शन आएगा। ऐसे देखने से थोड़ी एक ही बार में सबको समझ में आ जाता है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बट अगर आपको क्वेश्चंस ना मिल रहा हो कोई बात नहीं, हम देखेंगे, असाइनमेंट आपको मिलेगा। बट उससे पहले जो भी क्वेश्चन आप एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप थ्योरी पढ़िए। थ्योरी तो कुछ है ही नहीं इस टॉपिक का। सो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे हम यूज कर रहे हैं उसको देखिए, नॉर्मलिटी वाला चार्ट देखिए आप कि क्या क्या फॉर्मूला था वहां पे, उसको एकदम बिल्कुल रिवाइज में रखिए। और जो क्वेश्चन आप नोटबुक में कर रहे हैं ना, बस उतना ही क्वेश्चंस आप घर पे जाकर के एक या दो बार आप अटेम्प्ट कर लीजिए उसी क्वेश्चंस को। मोर देन सफिशियंट, जरूरत नहीं है इससे ज्यादा का। जितना क्वेश्चन हम किसी पर्टिकुलर टाइप पे आपको करवा रहे हैं यहाँ पे वो काफी है, लेकिन उसको घर पे एक बार करिए। क्योंकि हम यहाँ पे कर दिए, आप देख लिए, दैट्स इट, तो उतना सफिशियंट नहीं है। आपको करना पड़ेगा एक बार खुद से। जब आप एक बार खुद से करेंगे तब जाकर के वो होगा। क्या डन है ये या कोई दिक्कत तो बोलिए। हो गया राइटिंग सब लोगों का? सो आई होप अपना 5th टाइट्रेशन टाइप होगा, जो कि आज करेंगे तो शायद ज्यादा हो जाएगा आपके लिए।